नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 दोपहर के लगभग 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे, जो हर प्रकार के खतरे से बेखबर थे और यहाँ की खूबसूरत बाइसरन वैली में अपनी इस कश्मीर ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। तभी आर्मी की नकली ड्रेस पहनकर 6 आतंकवादी यहाँ आते हैं, जिनके हाथों में AK-47 गन्स थी। यहाँ मौजूद टूरिस्ट इन्हें सेना के जवान समझते हैं और फिर से अपनी फैमिलीज के साथ मस्ती करने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद इन आतंकवादियों ने यहाँ मौजूद टूरिस्ट से इनका धर्म पूछना शुरू किया। जिसने अपना धर्म हिंदू बताया, उसको गोलियों से छन्नी कर दिया गया। आतंकवादियों ने चुन चुन कर हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया। उन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं से कलमा पढ़वाना शुरू किया। जो नहीं पढ़ पाया उसे गोली मार दी गई। दोस्तों, इस हमले के बाद जब इंडियन आर्मी के जवान मौके पर बाइसरन वैली पहुंचे तो लोगों में इतना डर का माहौल था कि डर के मारे उन्होंने आर्मी के जवानों को ही आतंकवादी समझ लिया और महिलाएं और बच्चे उनको देखकर हाथ जोड़कर रोने लगे। इसके बाद इंडियन आर्मी ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। अरे नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो, हम लोग फौज है, बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद एक पीड़ित महिला ने बताया कि मैं और मेरा पति यहाँ बैठकर भेल खा रहे थे। इसी बीच आतंकी आते हैं और कहते हैं कि ये मुस्लिम नहीं लग रहे हैं, इन्हें मार दो। और इसके बाद इस महिला के पति पर गोलियां बरसा दी गई और उसे मार दिया गया। मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक अन्य पीड़ित महिला कहती है कि मेरे पति को बचा लो, वो वहाँ पर गिरे हुए हैं। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर भगवान के लिए बचा लो। वहीं एक महिला अपने पति को कुर्सी पर बिठाए हुए है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, इन्हें गोली लगी है। Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. हमले में जान गंवाने वाले मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी ने एक समाचार चैनल को बताया कि मैं अपने पति के साथ यहाँ पहलगाम घूमने के लिए आई हुई थी। मैं मंजूनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। हमको गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। हमको लगा कि आर्मी की ड्रिल चल रही है। जब हमने मुड़कर देखा तो सभी लोग भाग रहे थे। इसी बीच इनके पति को गोली मार दी जाती है। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पल्लवी जी ने आतंकी से कहा कि तुमने मेरे पति को मारा है, अब तो मुझे भी मार दो। इस पर आतंकवादी ने कहा कि तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ मोदी को जाकर यह बताओ। हमें फायरिंग का आवाज़ आया सबको, तो हमने समझा कि कोई आर्मी का ही को टेस्टिंग चल रहा है या पटाखा फोड़ रहा है। तो हम सब लोग ने उसको इग्नोर किया और 2-3 मिनट के बाद फिर से ऐसे ही फायरिंग की आवाज़ आई। तब भी हमने ऐसे ही समझा और इग्नोर किया। उसी समय हम कुछ स्नैक्स खाने के लिए वहाँ परचेस करने के लिए मैं और मेरे पति उस स्नैक्स के दुकान के पास गए थे। तब मेरे पति ने बोला जाओ बेटे को लाओ। वो कुछ 100 मीटर्स दूर पे बैठा था। मैंने उसे लेकर आने को गई। तब मैंने देखा कि और कुछ लोग भाग रहे हैं और फायरिंग होने लगा। तब मैं और मेरे बच्चे मेरे पति के पास आ रहे थे, तो मुड़कर देखी उनके तो शॉट डेड हो गए थे। वो जहाँ खड़े थे वहीं पर नीचे गिर गए थे। तो मैं और मेरे बेटे दोनों भी हम दोनों चिल्ला रहे थे और हम दोनों ने उस पर चिल्लाई, क्यों जब मेरे पति को मारा है ना, हम दोनों को भी मार दो। तब वो वहाँ खड़े रह के बोला नहीं, मोदी को बोलो, उसने कहा और वहाँ से निकल गया। दोस्तों, इस कायराना हमले की जिम्मेवारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। TRF के सरगना सज्जाद गुल को लेकर कहा जाता है कि वह पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट करता है। वो अपने आतंकियों को निर्देश देता है लेकिन खुद कभी सामने नहीं आता है। सज्जाद गुल को लश्कर-ए-तोयबा के सरगना हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता है।
भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने सज्जाद गुल पर कई सालों से बड़ा इनाम घोषित कर रखा है। टीआरएफ को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से खूब फंडिंग मिलती है। 2022 में एक एनुअल रिपोर्ट के अनुसार इस साल कश्मीर में 90 से ज्यादा आर्मी ऑपरेशंस हुए हैं, जिनमें 172 आतंकी मारे गए हैं। इनमें टीआरएफ के आतंकियों की संख्या 108 थी। टीआरएफ की मोडस ऑपरेंडी यह है कि वो सिर्फ नॉन कश्मीरी लोगों को ही टारगेट करते हैं, जिनमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित और यहाँ काम कर रहे हिंदू एम्प्लॉइज और मजदूर शामिल हैं। इस हमले का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह खालिद कसूरी है। यह आतंकी जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकवादी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है, जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। सैफुल्लाह लग्जरी कारों का शौकीन है। उसकी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। वह कई लेयर की अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों के घेरे में रहता है। सैफुल्लाह खालिद का पाकिस्तान में इतना रसूख है कि पाकिस्तानी सेना के अफसर उसका फूल बरसाकर स्वागत करते हैं। वह पाकिस्तान में वीवीआईपी की तरह घूमता है। करीब 2 महीने पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आयोजित एक सभा में सैफुल्लाह खालिद ने जहर उगलते हुए कहा था कि आज 2 फरवरी है। मैं वादा करता हूं कि 2 फरवरी 2026 तक हम कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। उसने आगे कहा कि उम्मीद है कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूँ, मैं अल्लाह वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मानाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें अपना मुजाहिदाना, सिपाहियाना, बेनकाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए और खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। इस सभा का आयोजन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने किया था। इसमें खुलेआम भारी संख्या में हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। इसके कुछ दिन बाद एबटाबाद के जंगलों में लश्कर की पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग ने एक कैंप आयोजित किया था। इस कैंप में सैफुल्लाह खालिद ने यहाँ के युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काया और उन्हें टारगेट किलिंग करने की ट्रेनिंग भी दी थी। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने आतंकवादी ग्रुप टीआरएफ को तैयार किया था। भारतीय सेना की खुफिया एजेंसीज के अनुसार सैफुल्लाह खालिद भी भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद के बहुत करीब है। भारत के गृह मंत्रालय ने कुछ समय पहले राज्यसभा में बताया था कि पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और वहां के आतंकवादी संगठनों ने भारत की सख्ती को भांप लिया है। इसलिए उन्होंने मिलकर अपने आप को बचाने के लिए टीआरएफ को तैयार किया है। यह संगठन लश्कर-ए-तोयबा का मुखौटा बनकर कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। टीआरएफ के जरिए पाकिस्तान चालाकी से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहा है और अपने आप को दुनिया की नजरों में पाक व साफ भी दिखाने का प्रयास कर रहा है। टीआरएफ के 2 विंग सबसे खतरनाक हैं, फाल्कन स्क्वाड और हिट स्क्वाड। इन दोनों का काम कश्मीर घाटी में हिंदूज की टारगेट किलिंग को अंजाम देना है। इस हमले के सीधे तार पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यूएसए, रशिया और चाइना के साथ इंडियन आर्मी दुनिया की 4 सबसे पावरफुल आर्मीज में से एक है। भारतीय सेना में 14 लाख से अधिक एक्टिव जवान हैं, 1 लाख रिजर्व फोर्स के जवान हैं और 25 लाख से अधिक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। यदि हम एक्टिव, रिजर्व और पैरामिलिट्री के जवानों की संख्या को जोड़ते हैं तो भारतीय सेना में लगभग 40 लाख से अधिक जवान हैं। हमारे देश का इस साल का रक्षा बजट
6,81,210 करोड़ रुपयों का है। हमारे देश के पास दुनिया के आधुनिक से आधुनिक हथियार हैं। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान बार बार हमारे देश पर आतंकी हमले करवाता है, चाहे वो मुंबई में 9/11 अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, दिल्ली पार्लियामेंट पर अटैक हो, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हो, जम्मू के कटरा में श्रद्धालुओं से भरी बस पर अटैक हो, या फिर पहलगाम में निर्दोष निहत्थे टूरिस्ट पर हमला हो। इतनी बड़ी सेना, इतने हथियारों और इतने बड़े रक्षा बजट का क्या फायदा अगर हमारे देश में आम नागरिक ही सुरक्षित नहीं है। यह हमला हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज की लापरवाही को भी उजागर करता है। सैफुल्लाह खालिद जैसे आतंकवादी जब खुलेआम पब्लिक मीटिंग्स में हमारे देश पर हमलों की धमकी दे रहे थे, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की यह ड्यूटी बनती थी कि आतंकवादियों की हर मूवमेंट और ऑपरेशन पर नजर रखी जाए। लेकिन हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन आतंकवादियों की धमकियों को हल्के में लिया। दोस्तों, अब पाकिस्तान की इन हरकतों की निंदा करने की बजाय इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का समय आ गया है। ऐसा करने से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ेगा, लेकिन हमारी सरकार को यह प्रेशर झेलना होगा, क्योंकि हमारी सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी देश के नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर देश के आम नागरिक ही सुरक्षित नहीं हैं, तो सरकार और इतनी बड़ी सेना का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, गाजा ने हाल ही में इजराइल के खिलाफ एक आतंकी अटैक किया था। इसके जवाब में आज इजराइल ने गाजा और उसके सहयोगियों का वो हाल कर दिया है कि इसके बाद वो हमला करना तो दूर, इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। दूसरा एग्जाम्पल रशिया का यूक्रेन पर अटैक देख लीजिए। आज रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर उसको खंडर बना दिया है। अब यूक्रेन नाटो में शामिल होने की बात सपने में भी नहीं सोचेगा। इजराइल और रशिया ने किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर को नहीं माना और अपने देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जंग का ऐलान कर दिया। इस बारे में हम एक एग्जाम्पल हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी ले सकते हैं, जिन्होंने साल 1971 में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन देशों का दबाव न मानते हुए बांग्लादेश में हो रहे पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। और इसके बाद भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तानी सेना को मात्र 13 दिन के अंदर अंदर धूल चटा देती है और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किसी दूसरे देश में हो रहे अत्याचार को सहन करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब तो अत्याचार हमारे देश के आम लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। इसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हमारी मदद करने कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें खुद ही इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। बलूचिस्तान कितने समय से पाकिस्तानी सेना के आतंक को सहन कर रहा है। आज हमारी सरकार को बलूचिस्तान में सेना और हथियार भेजकर वहां के लोगों की मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान के टुकड़े करवाने चाहिए। इसके अलावा पीओके के लोग भी पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त हैं और पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। वहाँ भी इंडियन आर्मी को क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करने चाहिए और पीओके जो भारत का अभिन्न अंग है उसे पूरी तरह से भारत में शामिल कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि यहाँ लोग अनाज के दाने दाने को तरस रहे हैं। इस देश पर अरबों खरबों रुपए का विदेशी कर्ज है जिसे यह कभी चुका नहीं सकता है और यह देश कभी भी हमसे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, लेकिन यह इस प्रकार के कायराना हरकतें करता रहेगा। इसका एक ही इलाज है, इसके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस होने चाहिए और इस देश के इतने टुकड़े होने चाहिए कि यह कभी भारत की ओर आंख उठाकर भी ना देख पाए। यह कोई इम्पॉसिबल मिशन नहीं है। इतिहास में साल 1971 में हम ऐसा कर चुके हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, ये यहाँ की लोकल सपोर्ट के बिना संभव नहीं हो सकता है। पहलगाम में जो बाइसरन वैली है, यह पहलगाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर स्थित है। यहाँ के लोकल लोग टूरिस्ट को घोड़े या खच्चरों पर बिठाकर इस वैली तक लेकर जाते हैं। ऐसे में इन लोकल लोगों की यह नैतिक जिम्मेवारी थी कि इन टूरिस्ट को सही सलामत वापस इनके होटल्स तक लेकर आएं। परंतु हमले के समय यहाँ के जो लोकल लोग थे वो सभी टूरिस्ट को अकेला छोड़कर भाग गए। किसी ने भी इन टूरिस्ट की मदद नहीं की। अगर यहाँ के लोकल लोग इन आतंकवादियों का विरोध करते तो हो सकता है इस हमले को टाला जा सकता था और इससे यहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट पूरे देश में बढ़ती। यहाँ के लोकल लोग जो आतंकवाद या उससे किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
ऐसे लोगों का हाल तो आतंकवादियों से भी बुरा होना चाहिए, क्योंकि आज इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाएं चालू कर रखी हैं ताकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। परंतु यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ अलगाववादी विचारधारा के नेता हैं जो कि यहाँ के लोगों को देश के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाते हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, कितने शर्म की बात है कि जिन टूरिस्ट की वजह से यहाँ के अधिकतर लोगों का घर चलता है, आज उन्हीं टूरिस्ट पर अटैक हो रहे हैं, वो भी यहाँ के लोकल लोगों की मदद से। एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आया है। यहाँ टूरिज्म से हर साल लगभग 12,000 करोड़ रुपीस की कमाई होती है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य की जीडीपी का लगभग 7 से 8% है। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती थी। पर्यटन से न केवल राज्य को आर्थिक लाभ हो रहा था, बल्कि यहाँ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे थे। दोस्तों, कितने शर्म की बात है कि इस घटना के बाद यहाँ के कुछ संवेदनशील स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि अब यहाँ टूरिस्ट नहीं आएंगे और हमारा घर नहीं चलेगा। इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़ितों की मदद करने और उनके बारे में सहानुभूति जताने की बजाय इन लोगों को अभी भी अपनी कमाई की ही फिक्र है। इन लोगों का टूरिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग टूरिस्ट को केवल अपनी इनकम का सोर्स मानते हैं और कुछ नहीं। आज से मेरी सभी देशवासियों से यह अपील है कि ऐसी जगह घूमने फिरने ना जाएं और ऐसे लोगों को अपनी मेहनत की कमाई का एक पैसा भी ना दें, क्योंकि यह पैसा कहीं ना कहीं टेररिज्म एक्टिविटीज में प्रयोग होगा और इस पैसे से हथियार खरीदे जाएंगे जो फिर से किसी निर्दोष हिंदू की जान लेंगे। दोस्तों, ये जो निर्दोष हिंदुओं पर बार बार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसके जिम्मेवार हम खुद भी हैं, क्योंकि ये लोग हमारी कमजोरी और शांति प्रिय नीति का फायदा उठाते हैं। हम लोग समस्या आने पर उसका समाधान करने की बजाय उससे भागकर या दूर जाकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। आज हमारे देश में हिंदू पॉपुलेशन 114 करोड़ है, जो देश की कुल पॉपुलेशन का लगभग 80% है। फिर भी आज हमारे देश में डर के मारे कई हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़कर यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। कश्मीर में 90s में दंगे हुए तो लगभग 4 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से भागकर आज देश के अलग अलग हिस्सों में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। आज भी किसी मोहल्ले में अगर 10 घर मुस्लिम्स के हो जाते हैं तो हमारे लोग वहाँ से भागकर दूसरे मोहल्ले में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो बस शांति और सुकून के साथ रहना है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, पश्चिमी बंगाल में वक्फ कानून को लेकर दंगे होते हैं और हिंदू वहां से अपना घर जमीन छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, भागने वाले इंसान की अपनी कोई जमीन नहीं होती है। अगर तुम शांति और सुकून की तलाश में दूसरी जगह चले गए और वहाँ भी मुस्लिम्स रहने के लिए आ गए तो तब तुम कहाँ जाओगे? कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो बोलते हैं कि हम तो सब कुछ बेचकर कहीं दूसरे देश में अपने परिवार के साथ सेटल हो जाएंगे, हमें इस देश से क्या लेना है। लेकिन दोस्तों, जिस देश में हिंदू पॉपुलेशन 114 करोड़ है और आप यहाँ भी अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं, तो बाकी दुनिया में तो हिंदू पॉपुलेशन नामात्र है। अब वहाँ कैसे चैन से रह पाओगे? इसलिए मुसीबत से भागना छोड़कर इससे लड़ना सीखो। यह देश तुम्हारा है, तुम्हारे बुजुर्गों ने इसे आजाद करवाने के लिए अपना खून बहाया है और तुम लोग इसे छोड़कर भाग रहे हो। दोस्तों, जातिवाद और क्षेत्रवाद ने हमारे हिंदू समाज को खोखला कर दिया है और इसको टुकड़ों में बांट दिया है। लोगों ने अपनी जाति के आधार पर अपने अलग अलग संगठन बना रखे हैं, जिनकी सोच केवल अपनी कास्ट और अपने समाज तक ही सीमित है। इसी बात का फायदा उठाकर विदेशियों ने हमारे ऊपर हजारों सालों तक राज किया है। आज इसी वजह से हम हिंदू हमारे देश में मेजोरिटी में होने के बाद भी माइनॉरिटी में हैं। इसलिए दोस्तों, अब हमें जात पात, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद सब कुछ भुलाकर सिर्फ हिंदू बनना होगा। अब ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई राजपूत होगा, ना कोई जाट होगा, ना कोई दलित होगा। हम सब के सब 114 करोड़ हिंदू हैं और हमारा देश है हिंदुस्तान। अगर 114 करोड़ में से किसी एक हिंदू के साथ भी मजहब के नाम पर कुछ भी गलत होता है तो 114 करोड़ हिंदू इसका एक साथ जवाब देंगे। दोस्तों, एक बार मेरी यह बात मान कर देखिए और इसके बाद कोई भी दुश्मन किसी हिंदू को मारना तो दूर, हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।